नमस्कार, एलनाबाद ब्रेकिंग न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम अपने स्टूडियो में मौजूद हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। हालांकि तारीख अभी फाइनल नहीं हुई है, लेकिन जो चाय पे चर्चा है वो शुरू हो चुकी है। नेता जो है वो कार्यकर्ताओं के साथ गाँव में जाकर मिल रहे हैं लोगों से, और लोगों से राय ले रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। इसी बीच आज हमने एक कार्यक्रम शुरू किया है, जैसा कि आप पीछे हमारे बैनर में देख सकते हैं, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024। इसको लेकर हम विशेष चर्चा करेंगे। हमारे स्टूडियो में अलग अलग राजनेताओं को हम यहाँ पर आमंत्रित करेंगे। इसी कड़ी में आज हमारे साथ एलनाबाद के वार्ड पार्षद प्रोफेसर संदीप गुड़ेला, जो कि वार्ड पार्षद हैं 5 नंबर वार्ड से, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इनसे हम आज बातचीत करेंगे कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव को लेकर इनसे हम बातचीत करते हैं। सर सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हाँ राजवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एलनाबाद ब्रेकिंग न्यूज़ का भी मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो आज आपकी जो शुरुआत है, ये टाइटल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर के आपने एक नई यहाँ पर एपिसोड की शुरुआत की है, तो इसमें मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर सबसे पहले सवाल है कि जो हमारा टाइटल है हरियाणा विधानसभा चुनाव, इसको लेकर ही है। विधानसभा चुनाव जो शुरू होने वाले हैं हरियाणा में, तो उसको लेकर भाजपा पार्टी की क्या तैयारी है, कहाँ पर है सर? सबसे पहले तो 2024 के कभी भी, क्योंकि बहुत ही गिनती मिनती के दिन रह चुके हैं विधानसभा चुनाव के, और हमारे हरियाणा प्रदेश के सभी लगभग 90 लाख के आसपास मतदाता हैं, जो लगभग 1.5 या 2-2.5 महीने के बीच बीच में ये मतदान करेंगे, और जो भी हमारे नुमाइंदे चुन कर के जाएंगे वो विधानसभा में जाएंगे। तो जो भी मतदाता हैं, मेरा सबसे उनसे भी निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान में भाग लें, क्योंकि और बहुत ही एक स्वस्थ जो विधानसभा उसका गठन करें, क्योंकि आज जिसको आप वोट डालोगे वो ही नुमाइंदे जाकर के आपके कल को आपकी, क्योंकि इसका जो इफेक्ट जो है आपके पीढ़ियों पर पड़ना है, आपके नस्लों पर पड़ना है, आप उस हिसाब से सोच समझ कर अपना मतदान जो है आपका नुमाइंदा वहाँ पर चुन करके भेजें, ताकि हमें इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिले। और हमारा हरियाणा प्रदेश जो आज के दिन बिल्कुल भारत पूरे देश के अंदर अग्रणी स्टेट है, तो इसको इसी तरह कायम रखा जाए। और रही बात आपने जिस तरह से बताया कि भारतीय जनता पार्टी की किस तरह से, तो राजवीर जी, भारतीय जनता पार्टी आज भी बहुत सुदृढ़ है, और जो भी इलेक्शन जो विधानसभा का आ रहा है, हम 2014 और 2019 के चुनाव 2 बार चुनाव जीत करके अपनी सरकार हमने बनाई, और आगे भी तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी जो अपनी सरकार बनाने जा रही है, और इसके पास बहुत सारे कारण हैं जीत करके आने के, तो वो मैं आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपने कहा कि तीसरी बार विधानसभा चुनाव में जीतकर सरकार बनाने जा रही है, लेकिन लोकसभा की बात करें तो कहीं ना कहीं काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था पार्टी को। लोकसभा में कुछ गलतियां हुई, कुछ जगह उम्मीदवारों के चयन को लेकर के कुछ खामियां रहीं, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, और भारतीय जनता पार्टी जो है सेंटर के अंदर, जो हमारा केंद्र के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भारत देश के प्रधानमंत्री। लोकसभा चुनाव में भी 400 पार का नारा था। हाँ, 400 पार का नारा था, वो भी एक हमारे कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई के लिए ठीक है, क्योंकि इस तरह का नारा भी, और लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से मैंने बताया कि कैंडिडेट के चयन के लिए या कुछ इस तरह की जो मिस्टेक्स हुए हैं उन्हें दुरुस्त जरूर किया जाएगा। इस तरह की वो जो खामियां हैं वो इस तरह के हमारे विधानसभा चुनाव, हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कभी नहीं देखने को मिलेगी। इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा की तरफ से जो उम्मीदवारों की अभी घोषणा नहीं हुई है, हालांकि उम्मीदवारों की अगर बात करें तो गोविंद कांडा भी है और मीनू बेनीवाल भी है, उनके साथ साथ अमीर चंद मेहता भी है, निताशा राकेश सियाग भी है, जो कि पूर्व में जिलाध्यक्ष भी रह चुकी है। आप इनमें से किसको दावेदार मानते हो? हरियाणा विधानसभा के एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो आपने जिस तरह से जो नाम बताए हैं, जो भी भारतीय जनता पार्टी अपना जो भी नुमाइंदा, जो भी प्रत्याशी यहाँ पर उतारेगी, वो बिल्कुल सोच समझकर और सटीक तरीके से सर्वेक्षण के आधार पर ही उतारा जाएगा। आपने जिस तरह से बताया कि जो भी हमारे ये कैंडिडेट जो नाम बाय नेम आपने बताए हैं, ये हमारे सारे ही मजबूत खिलाड़ी हैं, सारे ही मजबूत दावेदार हैं, और भारतीय जनता पार्टी में एक नहीं, कम से कम एक विधानसभा क्षेत्र में 50-50 लोगों के मजबूत दावेदारों की लिस्ट यहाँ पर है, और वो आगे पार्टी पर डिपेंड करता है कि पार्टी किस तरह से
जो भी आला कमान जो है हमारा यहाँ पर जिस भी प्रत्याशी को भेजेगा, पूरी भारतीय जनता पार्टी उसके साथ पुरजोर तरीके से साथ देगी। विधानसभा चुनाव में सामने इनेलो की पार्टी भी होगी, जैसे इनेलो और बसपा का गठबंधन हो चुका है, उसके साथ साथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी। आप किसके साथ मुकाबला मानते हो? अगर यहाँ की बात की जाए इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र की, तो हमारे इलाहाबाद विधानसभा इनेलो का गढ़ रह चुका है, ये आप मानते हो? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर लगातार यहाँ पर इनेलो की जो प्रत्याशी जो हैं अभय सिंह जी चौटाला, जो वो लगातार जीतते आ रहे हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से अगर इलाहाबाद विधानसभा के अंदर विपक्ष की बात की जाए तो बिल्कुल इनेलो ही है। और रही बात इनेलो और बसपा के गठबंधन की, तो पहले भी एक बार आपको राजवीर जी याद होगा कि इनेलो और बसपा का गठबंधन चुनाव से कुछ दिन पहले हुआ था, और महज कुछ दिन जब चुनाव के बाकी बचे थे उनका गठबंधन टूट गया था, क्योंकि इनके अंदर एक तरह से विश्वास का गठबंधन आज भी नहीं है, मैं मानता हूँ, क्योंकि इनमें काफ़ी जो है उस तरह का गठबंधन नहीं है ताकि ये लोग निभा सकें। और रही बात आपने जिस तरह से कही कि यहाँ पर मुख्य विपक्षी पार्टी जो इनेलो है, वो विपक्षी पार्टी इनेलो इस वजह से थी कि क्योंकि चौधरी अभय सिंह चौटाला जो थे, जो जितने भी आज से पहले जो इलेक्शन जो भी उन्होंने इलेक्शन यहाँ से लड़े हैं, वो मुख्यमंत्री के तौर पर लड़े हैं। एक सिर्फ बाई इलेक्शन की अगर को छोड़ करके हम बात करें तो वो मुख्यमंत्री के फेस के तौर पर यहाँ की विधानसभा से अपना जो इलेक्शन है वो यहाँ से फाइट करते आ रहे हैं। उस वजह से वो यहाँ से उनको एक एज मिला हुआ था, और उस एज में भी अगर आप देखोगे आंकड़ों के बतौर आंकड़ों के तौर पर, तो एक बहुत छोटा मार्जिन लेकर के वो जीतते आए हैं, और भाग्य भी उनका साथ देता है। और ज़रूरी नहीं कि हर बार भाग्य उनका साथ दे और वो इस बार भी यहाँ से जीतें, क्योंकि इस बार आप देखना भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा यहाँ से पहली बार हरियाणा के अंदर इलाहाबाद की धरती से विधानसभा से जीत करके हमारे हरियाणा की विधानसभा में जाएगा। लगभग 4 साल तक जेजेपी के साथ गठबंधन रहा है सरकार का, बीजेपी का, और उसके साथ साथ अब गठबंधन टूट चुका है, इसका क्या असर नहीं पड़ेगा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपने आप में इतनी सशक्त पार्टी है, क्योंकि लगातार दूसरी बार ये हम राज करती पार्टी, और तीसरी बार भी, और जो हमारे केंद्र की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी अच्छी स्थिति के अंदर ये पार्टी है। तो इस तरह की मैं आपको बताऊं कि इस तरह की कोई वीकनेस भारतीय जनता पार्टी में नहीं है कि उनको किसी तरह इलेक्शन लड़ने में कोई कमी महसूस हो। मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पर एक एक विधानसभा क्षेत्र में 50-50 प्रत्याशी, मजबूत प्रत्याशी अपनी लाइन लगा करके खड़े हैं कि उन्हें टिकट मिल जाए। एक सवाल और रहेगा इसके साथ, मुख्यमंत्री नायब सैनी जो है पिछले दिनों से घोषणाएं कर रहे हैं, और उसको लेकर विपक्ष उनको एक महज चुनावी स्टंट बता रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? विपक्ष का चुनावी स्टंट बताना तो मेरे नहीं समझ में आता क्या है चुनावी स्टंट, किस तरह का है। और मैं आज आपको इस आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि हमारे जो पूर्व इससे पहले मनोहर लाल खट्टर जी थे, उन्होंने भी बहुत सारे कार्य जो हरियाणा प्रदेश के लिए किए। वो आगे आने वाले समय के अंदर पता लगेगा जनता को कि किस तरह के वो कार्य थे, क्योंकि जो डिजिटलाइजेशन का जो काम था, पोर्टल का काम था, सारा डाटा वहाँ पर ला करके रख देना, हर स्कीम को वो कंप्यूटर तक लेकर के आए, हर व्यक्ति के खुद की उंगलियों के नीचे, खुद के माउस के नीचे एक किसी भी चीज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर, क्योंकि पहले आपने देखा होगा किसी भी एक अगर आपको कोई भी सर्टिफिकेट बनवाना है तो आपको बहुत सारे कभी तहसील के धक्के खाने पड़ते थे, कभी वीडियो ऑफिस के खाने पड़ते थे। आज वो युग उन्होंने बिल्कुल समाप्त कर दिया किसी भी स्कीम के लिए। हाँ, इसके अंदर कोई कमियां हैं तो उनको दुरुस्त किया जा रहा है। और अभी जो हमारे मुख्यमंत्री जो हैं, मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी, वो भी अनेक तरह की जो भी, क्योंकि हर व्यक्ति जब अपना नए पद पर आता है तो जो कमियां या जो सूझबूझ से उनको जो भी बेस्ट दिखाई देता है तो वो उस तरह की घोषणाएं जरूर करता है, और वो कार्य करने की करके भी दिखाता है। तो वो नायब सिंह सैनी जी भी कर रहे हैं, जहाँ पर भी उनको कोई खामियां नज़र आ रही हैं तो उनको वो भरने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी की कड़ी के अंदर वो नई नई घोषणाएं कर रहे हैं। और घोषणाएं वही कर रहे हैं जो जनहित में कायम की जा सकें, जिनको अमली जामा पहनाया जा सके, जिसका लाभ जो है हरियाणा की जनता को मिल सके, उसी तरह की घोषणाएं की जा रही हैं। रही बात विपक्ष की, विपक्ष के पास आज भी राजवीर जी इस तरह का कोई मुद्दा नहीं है तथ्यों के साथ कि जो वो भारतीय जनता पार्टी के सामने उठा सकें। आज तक इस तरह का कोई उनके पास, क्योंकि वो सिर्फ क्या गुमराह करके
और चाहे किसानों को गुमराह करना हो या किसी इस तरह का गुमराह करके ही वो अपना कोई प्रदर्शन कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। विपक्ष का पिछले 10 सालों के अंदर इस तरह का कोई किसी तरह का कोई आरोप नहीं है जो तथ्यों के साथ लगाया जाए, और इसी तरह का ये भ्रम फैलाने का सिर्फ एक भ्रम है जो फैलाया जा रहा है। और नायब सिंह सैनी जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और ये जनहित को देखकर ही किए जा रहे हैं। सर, कांग्रेस पार्टी पिछले 10 सालों का हिसाब मांग रही है बीजेपी पार्टी से। इसके तहत दीपेंद्र हुड्डा 22 तारीख को एलनाबाद में भी यात्रा निकालने के लिए आ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे इसके लिए? मैं तो कहता हूँ बहुत पहले हिसाब मांग लेना चाहिए था। हर साल मांगते, हर छठे महीने आकर के मांगते हैं। हिसाब बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। राजवीर जी, भारतीय जनता पार्टी ने इन 10 वर्षों में जो कार्य किए हैं, बिल्कुल हिसाब मांगने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से दिखाई दे रहे हैं। अगर हम इसी क्षेत्र की अगर बात की जाए तो पहले हमें दिल्ली जाने के लिए 9-9 घंटे का समय लगता था, और आज जो सड़कें जो हैं हमारे पास इतनी इस तरह की हैं, 6 लाइन रोड बिछ चुके हैं और बहुत ही सेफ सड़कें हैं। आप अगर उन पर जाओगे तो सिर्फ 2.5 या 3 घंटे के अंदर आप दिल्ली जा सकते हो, 3.5-4 घंटे के अंदर आप चंडीगढ़ जा सकते हो, जयपुर जा सकते हो। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो रेलवे की जो है स्थिति जो बहुत बदतर हुआ करती थी, आज रेलवे को अगर आप देखोगे तो उनकी स्पीड जो एवरेज स्पीड वो बढ़ा दी गई है। और उधर से अगर हमारे इसी क्षेत्र की बात की जाए तो गुजरात से जो कनेक्टिविटी है, भारतमाला की सड़क की अगर बात की जाए तो अगर आज आपको अहमदाबाद जाना हो तो आपको गुजरात जाने के लिए, गुजरात इसलिए जाना ज़रूरी है क्योंकि समुद्र का तट जो है, बंदरगाहें जो है हमारा, बाहर से लेन देन जो समुद्री मार्ग से है वो सारा उसी गुजरात के माध्यम से ही है हमारा। अगर आपको वहाँ पर जाना पड़े तो आपको सिर्फ 10 या 11 घंटे का रन है। वो किसकी वजह से हुआ है? ये हमारा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है वो यहाँ पर हमारे को दिया है, उसकी बदौलत ही है। और रही बात, क्योंकि पिछले अगर हमारा आज़ादी के बाद का अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कों के लिए है, यूनिवर्सिटीज़ के लिए हैं, नए नए मेडिकल कॉलेज जो हैं, पहले से इन 10 सालों में जितने मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई है उतने मेडिकल कॉलेज पहले की पूरी कांग्रेस गवर्नमेंट का जो कार्यकाल है आज आज़ादी के बाद से लेकर के वो उतने मेडिकल कॉलेज नहीं लेकर के आ पाए। तो ये हिसाब जो है साफ साफ दिखाई दे रहा है, और हमारे हरियाणा की जनता को भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। वो लेकर के आए तो पूरे आंकड़ों सहित लेकर के आए, तब पता लगेगा कि हिसाब क्या होता है। चलिए ठीक है, तो ये थे हमारे साथ एलनाबाद के वार्ड नंबर 5 के वार्ड पार्षद प्रोफेसर संदीप गुडेला, जो कि हमारे स्टूडियो में आए और बातचीत की। धन्यवाद सर।